तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ करंट, डिग्रोथ ऑफ करंट पढ़ लिया। और हमने अच्छी चीज ये देखा कि ग्रोथ ऑफ करंट तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने कैपेसिटर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किया था, है ना। तो एग्जैक्टली जस्ट एक बार याद दिला देता हूं कि क्या हमने पढ़ा था। कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ा था Q, किसी टाइम पे Q जो था Q नॉट e टू द 1 माइनस e टू माइनस t बाई टाउ। यहाँ टाउ क्या होता था मनस्वी? टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट, लेकिन क्या वैल्यू होता था C और रेजिस्टर में? L/R। नहीं, कैपेसिटर में C/R। कैपेसिटर में C/R। हाँ, मनस्वी नहीं पढ़ रही है मन से। टाउ इक्वल टू RC होता था। और यहाँ पे जो टाउ होता था, यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो तुम्हें याद है, दैट इज L/R। ठीक है। तो जैसा यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ भी ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसे। फिर अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था तो इसमें कैसे निकालते थे R इक्विवेलेंट? चूंकि टाउ निकालना है, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया, कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। द सेम वे हियर, अगर हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, इन दैट केस अगर मुझे टाउ निकालना है तो R इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो शॉर्ट सर्किट कर दो बैटरी को, सेल को, और टर्मिनल ऑफ द इंडक्टर के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल करोगे, कैपेसिटर में हमने किया था। अब बात करते हैं कैपेसिटर का कॉम्बिनेशंस तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इंडक्टर का कॉम्बिनेशंस तो नहीं पढ़ाया है। मान लो दो इंडक्टर है सर्किट में, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो आज का क्लास यहां से स्टार्ट है। लेट्स देयर आर टू इंडक्टर L1 L2 connected in सीरीज। तो पहला केस है तुम्हारा सीरीज कनेक्शन। कुछ मैसेज आया हुआ है, हाँ चलो। सो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? ये कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा या रेजिस्टेंस जैसा? इसको अगर एक इंडक्टर माने तो वो इंडक्टेंस कितना होगा? मैं सिंपल से लिखता हूं इक्वेशन यार। मैं जब इधर से लिखूंगा किरचॉफ्स लूप लॉ, तो यहां से मैं चलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना है मुझे, तो इस केस में यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा कैसे? -L1, इसमें करंट है I सपोज, तो di/dt, फिर इसका फॉर्मूला L2 di/dt, ये हो जाएगा इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल चेंज, सॉरी ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल चेंज। अगर यही चीज एक मानते तो इसके क्रॉस लिखते तो क्या लिखते? -L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। और इससे क्लियरली दिख रहा है कि व्हाट इज L इक्विवेलेंट? L1 प्लस L2।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 सीरीज में है तो। लेकिन यहां पे हमने एक चीज नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि इसमें अगर करंट है तो इसके थ्रू फ्लक्स, और ये फ्लक्स इससे भी अटैच्ड होगा, क्योंकि दो कॉइल पास पास है तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 लिखा है, इसमें ये जंक्शंस लिया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। दैट मीन्स वी आर नेग्लेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब ये होगा। 3 रहेगा तो L1 प्लस L2 प्लस L3 लिख लो यहां तक। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। This is L1, this is L2. अब इसको अगर कहा जाए कि इसको एक माना एक इंडक्टर से रिप्लेस करना है, सो व्हाट विल बी द इंडक्टेंस, है ना? तो मुझे लगता है इतना तो आप गेस कर ही सकते हो। मनस्वी गेस करोगी क्या होगा L इक्विवेलेंट? 1/L1 plus 1/L2. बहुत बढ़िया। सो L इक्विवेलेंट जो आ जाएगा L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, या ऐसे लिख लो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। इन कहोगे सर इसको भी प्रूफ ही कर दो। सो यहां देखना पैरेलल में है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल होगा। सो व्हाट विल बी सेम, अगर इसमें करंट है सपोज I, इसमें करंट कुछ जाएगा I1, इसमें जाएगा कुछ I2। सो व्हाट यू विल राइट, L into di1 upon dt, that is equal to L2 into di2 by dt. Can we write this will be the condition बच्चों? अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और इतना तो मुझे लगता है कि जो नए बच्चे आए हैं, श्रुति, अथर्व, ये टर्म सुना नहीं होगा, बट ऐसा तो लिख सकते हैं कि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। 10-20% तो समझ में आ ही रहा होगा। क्या अथर्व? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। सो दिस इज द कंडीशन। अब अगर इसको एक से रिप्लेस करना है तो उसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है L इक्विवेलेंट इनटू di बाई dt। मैं इधर वाला मिटा रहा हूं। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये रहेगा कंडीशन, है ना? अब करना क्या है, मुझे पता है I इज इक्वल टू क्या है बच्चों, I1 प्लस I2 है। I is equal to I1 plus I2. So we know that di by dt is equal to di1 by dt plus di2 by dt.
अब यहाँ देखो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट मान लो v मान लिया। सो di1 बाई dt को क्या लिखेंगे v अपॉन L1 सॉरी di बाई dt को v अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा v अपॉन L1 प्लस v अपॉन L2 और जो मनस्वी ने बताई वो प्रूफ हो गया। मनस्वी हैप्पी देखो प्रूफ कर लिया तुम्हारी बात को। हाँ सब सवाल ये है, ये तो L इक्विवेलेंट निकाल लिया। This to our ideal inductor, this is resistance R, this is EMF E, at t is equal to 0 स्विच को क्लोज किया। S is closed. So find current by the cell at any time t. ये रहेगा लिखने के लिए what is current at any time t. हाँ श्रीतोष मैग्नेटिज्म का जेई का पार्ट जेई मेन का पार्ट बाकी है। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, जेई मेन का पार्ट अभी काफी बाकी है। ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। सो आई जब फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो क्या करोगे बच्चों, मैं डायरेक्टली लिखूं I इज इक्वल टू आई नॉट कितना हो जाएगा E अपॉन R 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ कितना हो जाएगा L/R L इक्विवेलेंट बाई R है ना। सो टाउ जो आ जाएगा L इक्विवेलेंट L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 into R. This will be the expression. इसमें करंट, लेकिन किसी का मन में आया कि सर अगर पूछ दे इंडक्टर 1 से कितना करंट होगा, L1 से किसी टाइम पे करंट कितना होगा, या जब सैचुरेशन करंट पहुंच गया है तो ये L1 से कितना करंट होगा। टोटल करंट I तो हो जाएगा E बाई आर। E बाई आर यहां जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, क्या इक्वल इक्वल जा रहा है, कैसे जा रहा है। आकाश कुछ बता सकते हो। और जिन बच्चों को ऑप्टिक्स चलो कुछ बच्चों ने बताया सर इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कैसे करंट निकालेंगे। तो एक्चुअली अभी हमने लिखा था L1 di1 बाई dt इक्वल टू L2 di2 अपॉन dt। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों L1 di1 इज इक्वल टू L2 di2 लिख सकते हैं इसको। अब क्या करो इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा L1 i1 इज इक्वल टू L2 i2। L1 i1 इज इक्वल टू L2 i2 ये आ गया रिलेशन। और क्या पता है बच्चों I इज इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2।
मुझे चाहिए था I1 इन टर्म्स ऑफ I, तो I2 को रिप्लेस कर दो, I1 प्लस I2 इज L1 बाई L2 इंटू I1। सो I1 कितना आ जाएगा, L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 इंटू I। ठीक है, और ऐसे भी देखो L I इज कांस्टेंट है, L इंटू I इज कांस्टेंट, दैट मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली, इसलिए I1 है तो यहाँ पे L2 है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। एक सर्किट ले लिया, जनरल सर्किट, L1 L2 के जगह पे L और 2L दे दिया है, एक रेजिस्टेंस R दे दिया है। अच्छा सा वैल्यू ये है कि R1 R2 R3 तीनों इक्वल दे दिया है। स्विच को हम t इक्वल 0 पे क्लोज किए, दिस इज EMF E। पहला सवाल निकालना, फाइंड करंट थ्रू R1 R2 R3, t इक्वल 0 पे निकालना, फिर t इंफिनिटी पे निकालना है। दूसरा सवाल पूछा, फाइंड करंट थ्रू R2 इसके थ्रू करंट किसी टाइम पे, टाइम का फंक्शन में क्या आएगा। फिर तीसरा सवाल बस मिलता जुलता है, इसके थ्रू कितना करंट है। चलो, R1 यार, R1 से करंट t इक्वल टू 0 पे, क्या ये करंट जाने देगा बच्चों इसमें? नहीं। t इक्वल 0 पे ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो इससे करंट नहीं होगा। तो करंट कैसा होगा, ऐसे। तो R1 से कितना हो जाएगा, E बाई 2R। R2 से कितना हो जाएगा, 0। सो R3 से भी E बाई 2R। इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। तो ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो R और R बाई 2, ये हो जाएगा 3R बाई 2। सो R3 से करंट कितना हो जाएगा, 2E बाई 3R। सही लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R बाई 2 R3 से। R2 से कितना करंट हो जाएगा, हाफ हाफ, E बाई 3R, E बाई 3R। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। ये तो हो गया तुम्हारा जेई मेन में इजी सवाल पूछेगा तब। जेई एडवांस में रहेगा कि चलो इसके थ्रू किसी टाइम पे करंट लिखो, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, करंट थ्रू R2। R2 में बताओ, देखो फाइनल करंट कितना होने वाला है, E बाई 3R होने वाला है। तो मैं करंट इन R2 लिख रहा हूं, R2, देखो जगह कम है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं,
E by 3R 1 minus e to the power minus t by tau. What will be tau? ये सोचना है. ये तो I नॉट होगा क्योंकि जो फाइनल करंट होने वाला है, ये तो यहां से ही गेस कर लिया. टाउ क्या लिखेंगे? इसके लिए टाउ. तो क्या कहा था कि इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो. इसके क्रॉस, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? R सीरीज में ये R2 और ये दोनों पैरेलल, 3R/2 ही रहेगा. ध्यान देना, ये सीरीज में और ये दोनों पैरेलल. और इसका भी रहेगा L इक्विवेलेंट. कितना हो जाएगा? 12/3 L इक्विवेलेंट. सो यहां से टाउ जो आ जाएगा, टाउ इक्वल टू L इक्विवेलेंट 2L/3 L/R. R इक्विवेलेंट इज 3R/2. तो कितना हो जाएगा? 4L/9R. तो क्या I2 का एक्सप्रेशन क्लियर हुआ क्या बच्चों? नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं. बच्चों ये कॉन्सेप्ट इसमें है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा. मैं कहूं कि द स्विच इज एट पोजीशन 1. स्विच इज एट पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग टाइम. है ना? व्हाट इज करंट थ्रू R1? अभी कितना करंट है? लॉन्ग टाइम तक 1 से कनेक्टेड है. ये है E. कोई तकलीफ होगी नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ दिया. नाउ at t equal to 0, now at t is equal to 0, switch is S is shifted from one to two position. One to two position. Then find current through R1 at any time t greater than 0. t का 0 के बाद क्या करंट होगा? इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है बच्चों.
just before t is equal to 0, what is current through this? Just before t is equal to 0, current is E by 2R, because हमने इधर भी एक रेजिस्टेंस दे दिया है। IIT ऐसे सिली मिस्टेक्स कराता है। ये सर्किट कंप्लीट है E by 2R। जैसे ही स्विच को यहां से ब्रेक करके यहां पे ले आया, तो देखो इसमें करंट जो है वो करंट क्या चाहेगा? करंट चाहेगा कंटिन्यू, करंट कम नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक और टफ सवाल, मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें दे दिया है कि ये जो करंट है वो यहां भी है, यहां भी एक इंडक्टर लगा दिया। अब देखो ये करंट चेंज नहीं होने देना चाहता और ये करंट 0 था पहले, तो सडनली जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द करंट? जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0, just after t is equal to 0, what will be current? बच्चों हालांकि मुझे पहला सवाल ये लेना चाहिए था कि ये सिंपल से या तो रजिस्टर देता या तो शॉर्ट सर्किट देता, तो तुम आराम से कर लेते। अगर ये मैं सिंपल यहाँ पे इंडक्टर नहीं होता तो करंट यही रह जाता, सेम रह जाता, E by 3R, सॉरी E by 2R, और ये डिग्रोथ ऑफ करंट वाला फॉर्मूला हो जाता। लेकिन मुझे सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और इंडक्टर दे दिया है। मतलब आज ये सीख लिया, मतलब तुम्हारा क्लास आज का सफल रहा, आज जिसने भी ये सीख लिया कॉन्सेप्ट कि जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0 क्या होगा? करंट E by 2R रहेगा या चेंज होगा? जस्ट आफ्टर, इंडक्टर का प्रॉपर्टीज है कि जस्ट आफ्टर वो चेंज नहीं होने देना चाहता है, वही रहेगा। मैं फिर से एक बार चीज ये बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर ये R होता और मैं यहाँ पे ना रजिस्टर ले लेता हूं R, और यही काम करते अभी हम स्विच को यहां से यहां शिफ्ट कर देते। इसमें करंट था E by 2R, जो पहले करंट था I0। जैसे स्विच को शिफ्ट किया यहां से यहां, इसमें करंट वही रह जाएगा, I0 ही रह जाएगा, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और उसका टाउ इक्विवेलेंट जब लिखना है तो ये और ये सीरीज में रहता, इसको ले लेते। अगर तुम कहते सर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट रहता, मतलब कंडक्टिंग वायर होता है ऐसा, तो भी करंट यही रह जाता और L टाउ इक्विवेलेंट में ये सिर्फ R आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अभी क्या होगा, तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जब तुम मैकेनिक्स में कोई सिस्टम रहता था और सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता था, मतलब सडन में अगर कुछ आता था तो क्या कंजर्व रखते थे? मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रखते थे। कोलिजन हो गया, कुछ हुआ सिस्टम, मोमेंटम कंजर्व रहते थे। एनर्जी तो लॉस हो सकता है, मोमेंटम कंजर्व रखते थे। तो सेम वे समझना, जो रोल मैकेनिक्स में मोमेंटम का था वही रोल यहां पे गेस करो किसका होगा? करंट का या फ्लक्स का? कैन यू गेस? रैंडम गेस। फ्लक्स का होगा, बिकॉज वहां पे मोमेंटम चेंज होने के लिए फोर्स लगाना पड़ता था, ऐसे होता था। यहां भी फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहता। बेसिक थिंग इज
फ्लक्स वांट टू रिमेन कांस्टेंट, जैसे वहां पे मोमेंटम वांट्स टू रिमेन कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, कोई टीचर्स में इतने अच्छे से ये चीज नहीं बताते हैं। जो रिलेशंस है, क्या कांस्टेंट रहेगा बच्चों? फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो सडनली देखो बात ये होगी कि ये चाहेगा कि हमारा करंट चेंज ना हो, बिकॉज करंट चेंज होगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। जैसे कोई बॉडी है, इसका कोई वेलोसिटी v है, ये मास m है, और एक दूसरा मास 2m है, ये रेस्ट में है। और जब कोलाइड होता है, तो क्या होता है? इसका वेलोसिटी चेंज होता है, ये वेलोसिटी गेन करता है। तो वैसे ही हालांकि ये चेंज होना नहीं चाहता है, बट चूंकि यहाँ भी इंडक्टर है, तो ये दोनों मिलाकर के करंट इतना होगा कि फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट। तो लेट्स न्यू करंट इज I1 या I0 डैश लिख लेता हूं, चलो I1 ही लिख लेता हूं। न्यू करंट इज I1। तो व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? इनिशियल फ्लक्स इज L इंटू I0, ये I0 T/2R है, L इंटू I0, और बाद में जो फ्लक्स होगा वो होगा L इंटू I1 प्लस 2L, इसमें भी करंट वही रहेगा बिकॉज सर्किट यही है, 2L इंटू I1, सो I1 बिकम्स I0/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो जस्ट आफ्टर t is equal to 0, current will be I0/3, that is equal to E/2R into 1/3। करंट एट एनी टाइम t क्या होगा? करंट एट एनी टाइम t सो जाएगा E/6R, और e to the power degrowth of current, e to the power minus t/tau, where tau is, स्वाति जोग लेकर बताओ टाउ क्या लिखूं? L equivalent by R equivalent. L equivalent by R, बहुत काम कराते हो, मुझसे ही करवा ली। L equivalent by R, चलो मैं भी नहीं करूंगा। अब L equivalent तो तुम्हें निकालने आता है, तो बताइए मजा आया सवाल में? बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। चलो, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो बता रहा था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हो सकता है तुम्हें कुछ इंडियन ऑथर के बुक में ऐसा मिल जाए, एनर्जी कंजर्व करा दे। अब आते हैं बच्चों कि मैंने अभी जो पढ़ा रहा था सीरीज कॉम्बिनेशंस, उसमें मैंने क्या किया था? दिस इज L1, दिस इज L2, और कहा कि इसका इक्विवेलेंट जो था L1 प्लस L2 था, लेकिन इसमें मैंने कुछ नीचे लिखा था। आदित्य वावरे क्या लिखा था? हर्षल कमरान करनाम, सॉरी हर्षल करनाम, गुड। 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट किया, बट अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस if mutual inductance is also taken into account, तो L equivalent क्या होगा? दिस इज आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें ये डिस्कस करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ओके, तो मैं थोड़ा स्पेशल केस लेता हूं। स्पेशल केस ये है कि ये जो इंडक्टर हमने एक क्वाइल लिया है, एक सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा जो लिया है क्वाइल,
इसके थ्रू जो फ्लक्स है, फील्ड लाइंस है, सारे बच्चे सुनना, इसका जो फील्ड लाइंस है वो सारा फील्ड लाइंस इसके सारे कॉइल से पास कर रहा है। मतलब ऑल फील्ड लाइंस, ऑल फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, जितना फ्लक्स है वो सारा फ्लक्स इससे भी है, ये सारा फील्ड लाइंस पास कर रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों परफेक्ट कपलिंग। क्या ये स्पेशल केस परफेक्ट है कि ये आइडियल केस है? कहोगे सर क्यों आइडियल है? बिकॉज कुछ तो फील्ड लाइंस ऐसे गया, कुछ तो ऐसे पास हो सकता है, सारे से नहीं अटैच्ड है, एक से अटैच है, दूसरे से अटैच नहीं है। तो बट अभी मैं आइडियल केस ले रहा हूं, परफेक्ट कपलिंग। तो अब सुनना, अगर इसमें करंट बच्चों आई है, अभी करंट आई है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो टोटल फ्लक्स इस कॉइल से है L1 इंटू आई। सारे बच्चे सुनना ध्यान से, जो करंट के कारण, खुद के कारण जो इसमें फ्लक्स है, फाई कितना है बच्चों? L1I, ये टोटल फ्लक्स। लेकिन मैं कहूं कि फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, फ्लक्स थ्रू वन कॉइल ड्यू टू इट्स ओन कॉइल, तो क्या हो जाएगा? फाई डिवाइड बाई N1। एक काम करता हूं, मैं इसको φ1 लिख देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस φ1 अपॉन N1। φ1 क्या है? L1I अपॉन N1। अब कोई कहता है सर आप कर क्यों रहे हो ये, इससे होगा क्या फायदा? मुझे एक्चुअली निकालना था एक कॉइल से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो वो निकाल लिया। कहोगे सर क्यों निकाला था? बिकॉज वही फील्ड लाइंस इसके भी एक कॉइल से पास कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? हमने माना है परफेक्ट कपलिंग है। तो ऑल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल, तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1? फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। तो एक लूप से जितना इसमें फ्लक्स एक लूप से अटैच्ड है उतना ही इसमें होगा, दैट मीन्स इतना होगा L1I अपॉन N1 इंटू N2। सही लिखा है क्या? हाँ। ये हो गया फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, और इसमें N2 कॉइल है, तो N2 इंटू दिस इज द फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। अगर नहीं क्लियर है तो बताओ। अगर उल्टा कहोगे सर इसमें करंट के कारण इसके थ्रू फ्लक्स लिखो, कैन यू गेस क्या हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2, कैन यू गेस क्या हो जाएगा? L2 डिवाइड बाई N2 इंटू N1 इंटू आई। सही लिखा? हाँ। अब कहोगे सर ये फाई, इसका इसमें फ्लक्स लिखा है इसके कारण, तो ये आई को मैं इधर लिख देता हूं आई। तो बच्चों ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब हम इसमें करंट लेके इससे फ्लक्स लिख रहे हैं तो
जब इसमें करंट लेके इसका फ्लक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये दोनों तो इक्वल होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 हो जाएगा L1 बाई N1 इंटू N2, और M12 जो होता है वो लिखा L2 डिवाइड बाई N2 इंटू N1। हालांकि ये दोनों इक्वल है, दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, M21 इंटू M12 क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 आ जाएगा, और ये दोनों तो इक्वल ही है, तो M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, L1 इंटू L2। बच्चों M क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस रूट L1 L2, रूट L1 L2। ये याद कर लो, मेंस के लिए जो फोकस होना चाहते हो तो ये तो याद ही कर लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस रूट L1 L2। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस लिया था, परफेक्ट कपलिंग, दैट मीन्स ऑल फ्लक्स अटैच्ड है, जबकि रियलिटी में प्रैक्टिकली इससे कम फ्लक्स होगा। तो अगर मैं बात करूं आइडियल सिचुएशन नहीं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा, हालांकि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, तो ये फैक्टर तो L1 L2 का होगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ कपलिंग फैक्टर लिख लेते हैं, क्योंकि सारा तो अटैच नहीं होगा, तो ये कुछ के लिख लिया। कैन यू गेस के मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? देवदत्ता, मतलब ये राइट में Less than है, one. बच्चों को मैंने ऐसे लिखा तो बच्चे समझे हाँ सर के विल बी लेस देन 1। ऋतुजीत ने लिख दिया बहुत पहले, के विल बी लेस देन 1, दिस के इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर। इन जनरल ये होगा, परफेक्ट कपलिंग है तो ये होगा। अब किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। सो एक्चुअली इसमें हमने पूछा कि गेस करो कौन सा होगा, किसी ने ए किसी ने डी किया। अब मैं बता रहा हूं रिजल्ट, फिर करूंगा इसको एक्सप्लेन। दिस इज द रिजल्ट फाइनल, मतलब ये फैक्ट है, ये होता है फैक्ट नहीं, मैं इसको प्रूव करूंगा। कहोगे सर ये दोनों कैसे होगा, प्लस बी माइनस बी? तो पहले मैं प्लस वाला प्रूफ करना चाहता हूं, प्लस वाला, वाई बी इज करेक्ट। अब थोड़ा सा ये ऑफलाइन होता तो ज्यादा अच्छे समझ में आता, ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम टीचर इसको क्लियर करते हैं। बच्चों देखना, ये ऐसे 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 करंट ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे, तो फ्लक्स मान लो अगर ऐसे करंट मैंने लिया है तो फ्लक्स सपोज ऐसा है, अभी फील्ड लाइंस। दूसरा कॉइल भी जो लिया उसमें भी ऐसा ही है, कैसा, ऐसा। तो इसमें भी जो होगा, इसका मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, इसका एक का व्हाइट कलर से फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर से कॉइल 1 के लिए, और ग्रीन कलर से, ग्रीन नहीं कोई दूसरा कलर लेता हूं, ब्लू कलर से इसके लिए दिखा रहा हूं। मतलब दोनों के कारण फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है। सारे बच्चे सुनना, इसमें कॉइल ऐसे ऐसे अरेंज है, देखना ऐसे, तो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। इसमें भी वही पैटर्न है, तो करंट ऐसे जा रहा, फ्लक्स ऐसे है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, सुनना सारे बच्चे सुनना, इसके क्रॉस कितना होगा, तो -L इंटू
करंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो फ्लक्स इधर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऐसा प्रोड्यूस किया। अब क्योंकि करंट इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण जो फ्लक्स इसमें है ये भी इसी सेंस में है, सेम सेंस में है। म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी होगा। समझो इस बात को, जो सेंस ईएमएफ का खुद के फ्लक्स के कारण है, वही सेंस इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ईएमएफ का भी होगा, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो फ्लक्स है वो भी सेम डायरेक्शन में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ब्लू कलर पे भी एरो और व्हाइट कलर पे भी एरो सेम है। जब हम बात यहां करेंगे तो यहां भी जो भी इसका खुद का फ्लक्स है माइनस L2 इंटू डी आई बाई डी टी, और इसमें भी इसके कारण जो फ्लक्स है वो भी सेम सेंस का है, माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी। दिस इज द नेट ईएमएफ। सो नेट ईएमएफ जो हो जाएगा माइनस एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू डी आई बाई डी टी। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m आ गया। और इसको समझना, मैंने अभी क्या किया था, ये कब होगा, देखो इसका बाइंडिंग सेम सेंस में, सेम टर्न, ऐसे ऐसे जा रहा है, इसमें भी ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये हो जाएगा। और अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं, दूसरा क्या हो सकता है देखना। 1 2, मेरा हाथ देखो कैसे घूम रहा है। अब यहां देखना, डिशू ऐसे ऐसे, करंट इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये तो तुम कर सकते हो ना बच्चों, एक वायर लिया, एक रॉड लिया, उस पे वायर ऐसे ऐसे किया और इधर में ऐसे ऐसे कर दिया उल्टा। अब इसमें ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, तो फील्ड लाइंस इधर है, तो इसका थ्रू फील्ड लाइंस तो इसमें इधर रहेगा अटैच। लेकिन इसमें देखो उल्टा सेंस है, ऐसे जा रहा है, तो फील्ड लाइंस इधर होगा, तो ऐसा फील्ड लाइंस होगा, सीधा एरो ऐसा। जब इसका करंट इंक्रीज होगा तो इसमें फ्लक्स होगा, व्हाइट कलर का फील्ड लाइंस बढ़ेगा इधर, और इसमें भी ब्लू कलर का भी फील्ड लाइंस बढ़ेगा, लेकिन ब्लू कलर का फील्ड लाइंस इधर बढ़ेगा, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे को अपोज करेगा। इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे को अपोज करेगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला अपोजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अपोजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो सेकंड वाला एक और बार बताओ ना। अगर पहला वाला समझ में आ गया तो दूसरा वाला भी आ ही जाएगा समझ में।